ये कहानी है काशीपुर नामक एक गांव की, जहाँ शीतल अपने छोटे बेटे विवेक के साथ रहती थी और शीतल का बड़ा बेटा रवि अपनी पत्नी सुनीता के साथ शहर में रहता है। एक दिन रवि और सुनीता गांव वापस आते हैं, जिन्हें देखकर शीतल खुशी से कहती है, अरे बेटा, इतने दिनों बाद आए हो। आओ आओ बहू, तुम भी आओ। माँ, मैं तो कब से यहाँ आने की सोच रहा था, पर काम की वजह से मालिक ने मुझे नौकरी से छुट्टी नहीं दी। पर अब ऐसा नहीं होगा। माँ, मैं शहर में एक आइसक्रीम की दुकान खोलने की सोच रहा हूँ, तो इसके लिए थोड़े रुपयों की जरूरत है। अगर माँ तुम मुझे थोड़े रुपए दे दो तो अच्छा होगा। हाँ माँ जी, ये बहुत अच्छा मौका है। अगर मदद मिल जाए तो काम शुरू कर सकते हैं। बेटा, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, और तुम जानते ही हो, जितने पैसे खेती कर कर कमाते हैं, उससे घर खर्च ही बड़ी मुश्किल से चलता है। ये सुनकर रवि सोचते हुए कहता है, माँ, इसका भी मेरे पास एक उपाय है। अगर हम अपना खेत बेच दें तो हमें पैसे मिल सकते हैं। बस एक बार मदद कर दो। क्या खेत बेच दे? नहीं बेटा, नहीं, वही तो एकमात्र सहारा है। उसे कैसे बेच दूं? तभी विवेक शीतल से कहता है, माँ, अगर भैया कुछ करना चाह रहे हैं तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। जब वो सफल हो जाएंगे तो हमें फिर से खेत जैसा ही कुछ दिला देंगे। आपकी खुशी के लिए ही तो कर रहे हैं। ठीक है बेटा, अगर तुम दोनों यही चाहते हो तो बेच लो। माँ के हामी भरते ही तीनों, माँ और बेटे, गांव के मुखिया तुलाराम के यहाँ खेत बेचने जाते, जहाँ उन्हें मुखिया तुलाराम कहते हैं। तो ठीक है, आज से आपकी जमीन मेरी, और उसके बदले मैंने आपको जमीन की कीमत दी है। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई, वो ये कि आपने अपनी इतनी उपजाऊ जमीन मुझे क्यों बेची? वो मुखिया जी, भैया को शहर में आइसक्रीम की दुकान खोलनी है और हमारे पास इतने रुपए नहीं थे, तो भैया ने सुझाव दिया कि हमें अपन खेत बेच देने चाहिए। इसलिए हम यहाँ अपनी जमीन आपको बेचने आए हैं। अगली सुबह शहर वापस जाते समय रवि माँ से कहता है, माँ, जैसे ही शहर में काम जम जाएगा, मैं तुम्हें और छोटे को शहर ले जाऊंगा। वादा करता हूँ। ठीक है बेटा, पर तुम और बहू शहर में अपना ख्याल रखना। माँ के इतना कहते ही रवि और सुनीता शहर के लिए निकल जाते हैं। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं, पर रवि की कोई खबर नहीं थी। तो शीतल विवेक से कहती हैं, क्या हुआ माँ, तुम इतनी चिंता में क्यों हो? बेटा, तेरा भाई जाने से पहले कह कर गया था कि शहर में काम जम जाएगा तो वो हमें शहर ले जाएगा, पर अभी तक वो आया क्यों नहीं? मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है। बस इतना ही बात है माँ, तुम चिंता मत करो, भैया काम में व्यस्त होंगे, इसलिए अभी तक वो आए नहीं। हाँ, ऐसा ही हो सकता है, पर बेटा, मेरा माँ का दिल है। जब तक मुझे रवि की कोई खबर नहीं मिलेगी, मेरा मन शांत नहीं होगा। तुम जाकर पता करो। ठीक है माँ, मैं जाके मुखिया जी से पूछता हूँ। क्योंकि मुखिया जी कल ही शहर से लौटे हैं, तो हो सकता है वो भैया से मिले हों। मैं उनसे जाके पूछ लेता हूँ। विवेक मुखिया के घर जाकर रवि के बारे में पूछता है। अच्छा हुआ विवेक, तुम खुद ही चलकर यहाँ आ गए। मैं अभी तुम्हारे ही घर आ रहा था। मुखिया जी, मेरे बड़े भाई ने माँ से वादा किया था कि शहर में आइसक्रीम की दुकान जम जाने पर वो हमें शहर ले जाएगा, पर वो अभी तक आए नहीं, इसलिए माँ परेशान हो रही थी। और आप भी कल ही शहर से आए हैं, तो क्या आप शहर में मेरे भाई से मिले थे? बारे में बात करना चाहता हूँ विवेक। जब मैं शहर में था तब मैं रवि की दुकान पर गया, तो मैंने देखा कि उसकी दुकान पर भीड़ भी अच्छी खासी थी, और देखकर लग रहा था कि रवि को कोई समस्या भी नहीं है, और उसने मुझे कुछ रुपये दिए थे तुम्हें देने के लिए, और यह भी कहा कि यह पैसे मेरे छोटे भाई को दे देना, और उससे कहना कि अब मैं इससे ज्यादा उनके यानी मेरी माँ और भाई के लिए कुछ नहीं कर सकता। मुखिया से ये बात सुनते ही विवेक दुखी हो जाता है और सोचते हुए जंगल की ओर चला जाता है। माँ को ये सब बात कैसे बताऊं? उनका तो दिल टूट जाएगा। विवेक ये सब कह ही रहा होता है कि तभी वहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति आता है, जो विवेक से कहता है, बेटा, क्या तुम मेरी मदद करोगे?
मेरे पास लकड़ी की गठरी है और मेरा शरीर बूढ़ा हो चुका है, इसलिए यह वजनी गठरी मुझसे उठेगी नहीं। तो क्या तुम यह गठरी उठाकर मेरे घर तक चलोगे? बाबा, मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि हमें हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए, इसलिए चलिए मैं आपके लकड़ी के गठरी आपके घर लेकर चलता हूँ। फिर विवेक उस बुजुर्ग व्यक्ति की लकड़ी की गठरी लेकर उनके साथ उनके घर की ओर चला जाता है, जहाँ बुजुर्ग व्यक्ति विवेक से कहता है, बेटा तुम बहुत अच्छे हो, धन्य है वो माँ जिसने तुम्हारे जैसे बेटे को जन्म दिया है। बुजुर्ग के इतना कहते ही वहां अचानक धुआं छा जाता है। धुआं छटते ही वहां उस बुजुर्ग की जगह एक साधु दिखाई पड़ते हैं। बेटा मैं एक साधु हूँ और मैं यहाँ तुम्हारी परीक्षा लेने आया था, और सिर्फ तुम्हारी ही नहीं बल्कि जो भी व्यक्ति जंगल के उस रास्ते से जाता मैं उन सब की परीक्षा लेने आया था। उस रास्ते से कई लोग गए और तुम्हारी ही तरह मैंने उन लोगों से भी मदद मांगी, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। तुम सचमुच एक सच्चे और नेक इंसान हो, और इसलिए मैं तुम्हें वरदान के रूप में एक जादुई अंगूठी देना चाहता हूँ। तुम इससे जो मांगोगे मिलेगा, लेकिन नियत साफ रखना। और हाँ, यह अंगूठी तुम्हारी केवल 3 ही मांगे पूरी करेगी और फिर मेरे पास वापस आ जाएगी। फिर विवेक साधु से वो अंगूठी लेकर घर की ओर चला जाता है। फिर कुछ महीनों बाद रवि वापस गांव आता, जहां वो अपने घर को देखकर हक्का बक्का रह जाता है। रवि देखता है कि उसके घर की जगह एक बड़ी सी हवेली थी। अरे बाप रे, ये हमारे घर की जगह पर इतनी बड़ी हवेली कहाँ से आ गई? और यह तो हमारे गांव के मुखिया के हवेली से भी बड़ी है। रवि हवेली के अंदर जाकर माँ से पूछता है, माँ, ये इतना बड़ा घर, माँ ये सब कैसे हुआ? बेटा, जो पैसे तुमने भेजे थे उसी से तुम्हारे छोटे भाई ने ये घर बनवाया है। हाँ माँ, वही पैसे मैंने इसलिए ही भेजे थे कि छोटा गांव में अच्छा सा घर बना लें और तुम दोनों गांव में अच्छे से रहो। झूठ झूठ झूठ, तुम्हें शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? मुझे सब पता है। तुम्हारे भाई ने तो मुझे कुछ नहीं बताया, पर मुखिया जी ने मुझे सारी बात बता दी है कि तुमने उनसे क्या कहा था जब वो तुम्हारी दुकान पर आए थे। अब तुम यहाँ किस मुंह से आए हो? माँ, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी पत्नी की बातों में आ गया था। उसने और उसके मायके वालों ने मिलकर मुझे धोखा दे दिया। आइसक्रीम की दुकान और घर धोखे से अपने नाम करवा ली, इसलिए मैं वापस आया हूँ। बस एक बार माफ कर दो माँ, फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। तभी वहाँ विवेक आता है, जिसने अपनी माँ और भाई की बात सुन ली थी। तो विवेक रवि से कहता है, भैया गलती सबसे होती है, पर जो अपनी गलती मान ले वो सच्चा इंसान होता है। आप वापस आए यही बहुत है। अब सब कुछ ठीक हो गया है। मेरे दोनों बेटे मेरे पास हैं। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पर विवेक, मुझे एक बात समझ नहीं आई, वो ये कि मैंने तो तुम्हें कोई रुपए नहीं भेजे, तो फिर तुमने इतनी बड़ी हवेली कैसे बनवा ली? वो भैया, बहुत महीनों से तुम्हारी कोई खबर नहीं थी, तो माँ परेशान हो गई थी, तो तुम्हारे बारे में जानने के लिए मुखिया जी के पास गया था। तो उन्होंने मुझे वो सारी बात बताई जो तुमने उनसे कही थी। ये सुनकर मैं बहुत दुखी हो गया था। मुझे समझ नहीं आया मैं माँ को ये सारी बात कैसे बताऊं। ये सोचते हुए मैं जंगल की तरफ चला गया, जहाँ एक बाबा ने मुझे एक जादुई अंगूठी दी और कहा मैं उस अंगूठी से जो मांगूंगा वो मुझे देगी। तो मैंने उस अंगूठी से माँ के लिए ये हवेली मांगी, थोड़ा खाना मांगा, और मैंने उस अंगूठी से ये मांगा कि तुम घर वापस आ जाओ। शामलीपुर नामक गांव में 2 भाई रहा करते थे। रमेश और मुकेश दोनों भाई बहुत खुश रहा करते थे और दोनों के खेत पास पास में ही थे, इसलिए दोनों के खेतों में एक जैसी खेती होती थी, इसलिए दोनों आलू की फसल उगाते थे। फिर फसल कटने का समय आता है तो मुकेश रमेश से कहता है, अरे ओ रमेश, अब की बार तो हमारी आलू की खेती बहुत अच्छी हुई है। यह सुनकर रमेश जवाब देता है,
हाँ भाई, हुई तो है, लेकिन इतनी भी कुछ खास खेती नहीं हुई है। अरे यार, पिछली बार से तो बहुत अच्छी खेती हुई है। हाँ हाँ, बस बस भाई, ये आपके लिए अच्छी खेती होगी, मेरे लिए नहीं है। चल चल बस कर अब, और चल मेरे साथ। बाजार में चलकर आलू भी तो बेच कर आने हैं। हाँ हाँ, चलो भाई। फिर दोनों भाई आलूओं की बोरियों को बैलगाड़ी में रखकर बाजार सेठ लाला राम के यहाँ बेचने जाते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सेठ बोला, अरे रमेश और मुकेश, आ गए तुम लोग अपनी आलू की फसल लेकर। इस बार तो लगता है कि तुम्हारी आलू की खेती पहले से भी ज्यादा अच्छी हुई है। सेठ की बात सुनकर रमेश बोला, अरे कहाँ सेठ जी, इतनी भी कुछ खास खेती नहीं हुई है। अरे सेठ जी, आप ये आलू लो, ये तो कभी खुश नहीं होता। ठीक है, मैं अभी तुम लोगों को आलू की कीमत देता हूँ। अरे राजू, जरा देख तो कितनी बोरियां लाए हैं ये दोनों। जी सेठ जी, अभी देख के आता हूँ। सेठ की बात सुनकर राजू रमेश और मुकेश की आलू की बोरियां गिनने चला जाता है तो मुकेश सेठ से कहता है, सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए, हम कभी भी आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो बस अपने मन की तसल्ली के लिए बोरियों की जांच करा रहा हूँ। सेठ जी, कोई नहीं, आप अपना काम कीजिए। मुकेश इतना कहता है कि तभी राजू आकर सेठ को बताता है, मालिक, मैंने सारी बोरियां गिन ली हैं, कुल मिलाकर 40 बोरियां हैं। ठीक है, ये लो तुम दोनों के आलूओं की कीमत। फिर रमेश और मुकेश अपने अपने घर चले जाते हैं। वहीं रमेश घर जाकर महता है। दिन रात खेतों में काम कर कर मिलता क्या है, बस ये कुछ रुपए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं घर कैसे चला पाऊंगा। इतने में रमेश की पत्नी वहाँ पहुँच जाती है और कहती है, सुनिए जी, आज आप इतने दुखी क्यों हैं और ये अकेले में किससे बात कर रहे हैं? क्या बताऊं, आज मैं बाजार में आलू बेचने गया था और देखो सेठ ने कितने रुपए दिए। भला मैं इतने से रुपयों के लिए दिन रात खेतों में काम करता हूं और इतने से रुपए से मैं घर कैसे चलाऊंगा। तो क्या हुआ, मैं इतने रुपए में गुजारा कर लूंगी, और वैसे भी हम किसानों को इतने ही रुपए मिलते हैं। दूसरे किसानों को मिलते होंगे इतने रुपए, क्योंकि वो बस मेहनत करते हैं, दिमाग नहीं लगाते हैं, इसलिए वो लोग खुश हैं। सुनिए जी, हम लोग खुश तो हैं इतने पैसों से। नहीं, मैं इतने पैसों से खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैं उन लोगों से अलग हूँ। मैं खेती कर कर भी ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ। लेकिन सुनिए जी, हमें इतनी लालच नहीं करनी चाहिए। ज्यादा लालच करने से हमेशा बुरा ही होता है। तू मुझे मत बता क्या करना, तू जाकर जल्दी से खाना बना जाकर। अब ऐसा कुछ करना होगा जिससे मैं ज्यादा पैसे कमा सकूं। क्या करूं? हाँ, मुझे एक तरकीब सूझी है। अगले दिन रमेश और मुकेश फिर खेतों में जुट जाते हैं। फसल काटने के बाद रमेश बोलता है, अब आएगा मजा, अब होगा दोगुना मुनाफा। अब मैं इन आलूओं को इन पत्थरों के साथ बोरियों में डाल दूंगा, जिससे मेरी बोरियां दोगुनी हो जाएगी। अगले दिन मुकेश रमेश के घर जाता है और उसे घर के बाहर बुलाकर कहता है, चलो रमेश, हमें आलू बेचने बाजार जाना है। हाँ हाँ चलो, अच्छा हुआ तुम यहीं आ गए, मैं भी अभी तुम्हारे ही पास आ रहा था, चलो। फिर वो दोनों आलू की बोरियां लेकर सेठ के यहाँ जाते हैं, जहाँ सेठ रमेश से कहता है, क्या बात है रमेश, इतनी सारी आलू की बोरियां? इतनी सारी बोरियां कहाँ से ले आया तू? सेठ जी, इस बार मैंने कुछ ज्यादा ही मेहनत कर ली, और वो कहते हैं ना कि जो जितनी मेहनत करता है उसे उतना ही फल मिलता है। अच्छा ठीक है। ए राजू, जरा गिन तो ये दोनों कितनी बोरियां लाए हैं। सेठ की बात सुनकर राजू रमेश और मुकेश की आलू की बोरियां गिनने चला जाता है और फिर आकर बताता है, देख रमेश, तेरी है 20 बोरियां, इस हिसाब से तैरे हुए 10,000 रुपए, और मुकेश तेरी है 10 बोरियां, इस हिसाब से तैरे हुए 5,000। ठीक है, ये लो तुम अपने रुपए। अगले दिन जब रमेश खेत जाने के लिए निकलता है तो वह देखता है कि लाला राम सेठ पुलिस के साथ उसके घर की ओर ही आ रहा है। अरे सेठ जी, पुलिस के साथ
इतनी सुबह यहाँ क्यों आ रहे हैं? कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गया कि मैंने आलू के साथ पत्थर बोरियों में डालकर बेचे थे इन्हें? थानेदार साहब, यही है रमेश। इसी ने बोरियों में आलू के साथ पत्थर भरकर मुझे बेचे थे। रमेश, तुमने ये अच्छा नहीं किया। थानेदार साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। हाँ हाँ, गिरफ्तार तो करेंगे इसे और एसी मरम्मत करेंगे एसी की। फिर कभी किसी के साथ एसी नहीं करेगा। फिर पुलिस रमेश को गिरफ्तार कर थाने ले गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।